ब्रेक के बाद खुशामदीद बात करते हैं क्रिकेट पे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान भी हुआ है और वनडे के कप्तान और T20 के कप्तान के हवाले से भी मामला आगे की तरफ गए हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बेग साहब, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 30 की बजाय 25 लोगों को मिला है, मुनसिफाना है, गैर मुनसिफाना है, मेरिट की धज्जियाँ उड़ गई हैं, बिल्कुल मेरिट पर अमल हुआ है। हुआ क्या है, क्योंकि इफ्तिखार अहमद बाहिर हैं, फ़खर जमान और जो इमामुल हक है उनके लिए कहा जा रहा है कि फ़िटनेस से मशहूर है, चलें अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इफ्तिखार को चांस भी बहुत मिला है। इफ्तिखार से शुरू कीजिएगा सर, फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद। मसला ये है कि जो इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है काफी यंगस्टर्स को शामिल किया है और लगता ये है कि इफ्तिखार जो खुद अपने आप को चाचा कहते थे कि मैं चाचा हूँ, लगता ये है कि अब उनको पाकिस्तानी टीम में उसी सूरत में शामिल किया जाएगा जब उनकी जरूरत पेश आएगी, वरना बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने शामिल किए हैं। लेकिन आपने जो बात की फखर जमान की, हैरत अंगेज तौर पर उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया। जब एक कनेक्शन कैंप हुआ था लाहौर में, खिलाड़ी मौजूद थे और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद में मौजूद थे। वहां फखर जमान ने खुलकर पीसीबी के ऑफिशियल्स को, खासतौर पर उस्मान वाला साहब जो कि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हैं और सलमान नसीर साहब, इन दोनों पर उन्होंने इतराज किया था कि जिस ब्यूरोक्रेटिक अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं और मेरे एनओसी के मामले पर भी, तो लगता यही था कि उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया गया। सर फिर बाबर आजम के हवाले से ट्वीट भी तो उन्होंने किया था ना? हाँ, वही सोने पे सुहागा उन्होंने बाबर आजम के हवाले से जो ट्वीट कर दिया वो उनके लिए मुश्किल सूरत हाल का सबब बना। और अगरचे उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शो कॉज नोटिस की भी का जवाब दे दिया है, लेकिन फखर जमान ने नविश्ते दीवार पढ़ लिया था फवाद, और यही वजह है कि उन्होंने पीसीबी से रिक्वेस्ट की थी कि मैं 2 महीने का ब्रेक लेना चाहता हूँ, और उनका नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं रखा गया। अगर ब्रेक लेना चाहते हैं तो वो सीनियर प्लेयर थे, आप उनका नाम तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखते। अच्छा, मुझे सिर्फ ये फरमाइएगा कि आप अगर फखर जमान के कंडक्ट को देखें तो क्या बोर्ड के अंदर किसी खिलाड़ी का कोई बात कर देना, किसी ऑफिशियल के ऊपर तनकीद कर देना, ये जुर्म है? दुनिया भर की क्रिकेट्स में क्या होता है, क्या बात करने का बिल्कुल हक खिलाड़ी को नहीं होना चाहिए? क्या अपने कप्तान के हवाले से खुलकर बात करना बजाय इसके कि सियासत करे जैसा माजी में होता रहे, तो ये इतना बड़ा जुर्म है कि उसकी सजा दी जाए? सर फवाद, ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ही होता है, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा है। यहाँ ब्यूरोक्रेसी इतनी ताकतवर है कि जो भी चेयरमैन आता है उसको खुशामदीद कहने के लिए गुलदस्ता लेकर गद्दाफी स्टेडियम में खड़े हो जाते हैं, जो चाहता है उसे बिल्कुल यकसर फरामोश कर देते हैं। तो यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी का गलबा है। अब आप अंदाजा लगाएं ना कि पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर साहब 2011 में एज अ लीगल कंसल्टेंट आए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और 13 साल बाद वो अब COO है। हालांकि उनका क्रिकेट से क्या ताल्लुक, वो लीगल है, उन्होंने बैरिस्टर है, बार एट लॉ पढ़कर आए, लेकिन वो इधर खप गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। उस्मान वाला साहब, उनकी डिग्री पर क्वेश्चन मार्क था, वो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, कभी उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ब्यूरोक्रेसी जो है ये खिलाड़ियों को बनाती हदफ, और अब नया शिकार जो है उनका फखर जमान है। तो अब देखते हैं आगे और कौन कौन शिकार होता है। लेकिन आज जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी हुई उससे ये साबित हुआ कि अब सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये मैसेज दे दिया है कि अब वो रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि इससे पहले सरफराज अहमद पाकिस्तान की टीम में भी शामिल थे, फिर उनको टीम से वापस रिलीज कर दिया गया, फिर उन्हें मेंटोर बना दिया गया, 50-50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं मेंटोर को, और फिर उसके बाद उन्हें कहा वो खेलेंगे भी। तो मेरे ख्याल में अब और जिस तरह से नए विकेट कीपर हसीबुल्लाह को रखा गया है हर फॉर्मेट में, जो बलूचिस्तान से जिसका ताल्लुक है, और मोहम्मद हारिस को नहीं रखा इन्होंने, तो उससे लगता यही है कि सरफराज अहमद को मैसेज दे दिया गया है। सर मोहम्मद हारिस के लिए तो एक वक्त में कहने लगे थे कि इनको कैप्टन बनाया जाएगा, तो हम क्या बस ये हवाएं उड़ाते हैं इस तरह की कि ये कैप्टन हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उसके बाद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं मिलता? सर ये क्या वजह है? फवाद, पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तानी का म्यूजिकल चेयर गेम शुरू हो चुका है। आप देखें 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जब सरफराज को हटाया, बाबर आजम बने, बाबर आजम को हटाया तो शाहीन आफरीदी बन गए, फिर वापस बाबर आजम आ गए, फिर शान मसूद को उससे पहले टेस्ट का कप्तान बना दिया गया। अब जो है रिजवान हॉट कंटेंडर है ODI की कप्तानी के लिए, सलमान अली आगा को T20 का कप्तान बनाने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यूजिकल चेयर गेम है, स्टेबिलिटी नहीं है, कि मुस्तकिल मिजाजी की कमी है पाकिस्तान
क्रिकेट में चेयरमैन से लेकर नीचे तक, जिसकी वजह से ये हालात है। और हारिस ने खुद भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, जिस तरह के उन्होंने बयानात दिए, और उनको एक लॉबी बड़ा प्रमोट कर रही थी कि ही विल बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम। कैप्टन तो दूर की बात, ना वो चारों टीमों में, ना वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा बेग साहब, आपने भी देखा होगा, बाकी पूरा पाकिस्तान भी इस वक्त निस्बतन एहतजाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। रमीज राजा साहब क्या चाहते हैं? जिस तरह से उन्होंने शान मसूद साहब से गुफ्तगू की, इससे पहले मोहम्मद यूसुफ के भी वो पीछे पड़े रहे थे। फिर मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि बाबर की ग्रूमिंग में उनका जो किरदार था उसने बाबर की शख्सियत को भी ख़राब किया है, कि जिस तरीके से उन्होंने सब कुछ बाबर के हवाले कर दिया बकौल उनके, और अब पिच के इल्ज़ाम भी बाबर पे लगा रहे हैं। यानी कि जहाँ आपको जिम्मेदारी लेनी है आप खिलाड़ी के ऊपर बार डाल रहे हैं, जहाँ आपको जिम्मेदारी नहीं लेनी वहाँ पर आप कहते हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ। तो सर ये रमीज राजा किस किस्म की शख्सियत है? देखिए, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है, वो अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा क्रिकेटर तस्वुर करते हैं। अच्छा। और वो कहा जाता है ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो बाबर आजम की हिमायत में भी बाबर आजम को ले डूबे, और जहां उन पर कोई बात आई उन्होंने कहा कि पिच तो बाबर आजम के कहने पर मैंने बनवाई थी। वो तो ड्रॉप इन पिचेस भी ला रहे थे करोड़ों रुपए की, वो तो मट्टी भी ऑस्ट्रेलिया से ला रहे थे। कहां गए उनके मंसूबे? और मेरे ख्याल में चेयरमैनशिप से हटने के बाद वो जिस तरह का रवैया अख्तियार कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे, पाकिस्तान के कप्तान रहे, उनको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए जैसे उन्होंने शान मसूद के साथ सवालात शुरू कर दिए। और वो मिजाहिया प्रोग्राम भी कर रहे हैं टेलीविजन पर, शायद आपने देखा होगा। मैंने तो दुनिया के किसी चेयरमैन को होस्टिंग करते हुए नहीं देखा है एक मिजाहिया जिसमें जुगतें लगती हैं। तो मेरे ख्याल में अब रमीज राजा साहब कप्तानी से जब 22 दिसंबर 2022 को उन्हें हटाया गया, तो उसके बाद से लगता है उसके असरात जो है उन पर अब आना शुरू हो गए। सर देखिए, मेरी सर एक मेरी बात सुने, मुझे आप एक बात बताएं बेग साहब, आप तो क्रिकेट को बहुत पुराना देख रहे हैं। 94 इनिंग के अंदर कोई बंदा 2 सेंचुरियां की हो और छक्का भी लगाना पाता हो, मतलब अगर आप उनके अपने रिकॉर्ड देख लें और फिर वो जिन लोगों पे तनकीद कर दें, सर ये कोई मेल खाता है? मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के एक बड़े बैट्समैन थे, उनके ऊपर भी एक दफा वो एक टीवी प्रोग्राम में चढ़ गए थे, उन्होंने मोहम्मद यूसुफ ने भी कह दिया कि आप अंग्रेजी के मास्टर हैं। तो सर ये क्या चाहते क्या हैं रमीज राजा साहब? आपको लगता है कि वो इस ख्वाहिश के अंदर है कि जिस तरह से मैं कोई पॉलिटिकल हवाला नहीं देना चाहता कि जी अगर मैं नहीं हूं तो ये मुल्क ही ना हो? नहीं, गलत है। रमीज राजा साहब किसी से क्रिकेट से बालातर नहीं है। और आपने सही निशानदेही की कि जिस तरीके से वो उनके भाई जो थे वो बड़े जबरदस्त क्रिकेटर थे, वसीम राजा मरूम, लेकिन ये तो उसका अशीर भी नहीं। लेकिन की खुशकिस्मती है कि ये पाकिस्तान के कप्तान बन गए, इंग्लिश अच्छी थी, कमेंट्री में आ गए, बहुत सारी चीजें रमीज राजा साहब को खुद भी सोचना चाहिए। उनके साथी खिलाड़ी भी कहते हैं, आपको याद होगा 1992 का जब वर्ल्ड कप जीते तो इन्होंने सब खिलाड़ियों को कहा कि जनाब इसके सारे पैसे तो शौकत खानम में चले जाएंगे। और इमरान खान सबको देखी भनक पड़ गई, और उन्होंने उसके बाद जो 1992 का इंग्लैंड का दौरा था उन्होंने जाने से माजरत कर ली और वही उनका कैरियर खत्म हो गया। तो बाद लोग कहते हैं जब ये चेयरमैन बने, जब भी इन्होंने खिलाड़ियों के साथ कुछ के साथ नारवा सलूक किया, अपने आप को सबसे बालातर समझ रहे थे, ऐसा होना नहीं चाहिए। पढ़े लिखे आदमी है तो पढ़े लिखे ना हो। सर लेकिन यूसुफ की बात की, इसमें बेग साहब मैं सिर्फ एक लुकमा आपको दूंगा। सर बाबर एक नया प्लेयर था, बाबर को ग्रूमिंग की जरूरत थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि शोएब अख्तर इस वक्त खेला करते थे तो चेयरमैन पीसीबी गालिबन खालिद महमूद साहब थे, तो वो उनकी बड़ी ग्रूमिंग किया करते थे कि वो शोएब अख्तर की मुझे फिटनेस के मसाइल बहुत याद आते हैं। चेयरमैन का हो सकता है नाम मैंने गलत बता दिया हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जो भी चेयरमैन पीसीबी था ग्रूमिंग किया करता था खिलाड़ियों की। यहाँ सर ये महसूस ही होता है कि रमीज राजा साहब ने बाबर आजम की ग्रूमिंग के अंदर भी कसर छोड़ दी कि पिचों का इल्जाम अगर वो उन पर डाल रहे हैं तो ये किसका काम था कि वो कप्तान को समझाए कि क्या बेहतर है? ये रमीज राजा का ही काम था। और जो चेयरमैन थे उस वक्त तौकीर ज़िया थे, जो शोएब अख्तर को बहुत सपोर्ट करते थे। आउट ऑफ वे जाकर शोएब पे बॉलिंग एक्शन पे पाबंदी लग गई और तौकीर ज़िया साहब ने जगमोहन डालमिया जहानी जो उस वक्त आईसीसी के प्रेसिडेंट थे उनसे बात की। लेकिन रमीज राजा साहब को सोचना चाहिए। आपने यूसुफ का तो हवाला दिया फवाद, आप हफीज का भूल गए। हफीज ने कहा कि मेरे बेटे को उनसे ज्यादा क्रिकेट आती है। तो हर एक के साथ उन्होंने कुछ न कुछ महाज आराई की है जो गलत है। और जो एक कप्तान है पाकिस्तान के रह चुके हैं, जो पीसीबी का चेयरमैन रह चुका है, और भी चेयरमैन रहे हैं, कोई इस तरह से नहीं कर रहा है जिस तरह से रमीज कर रहे हैं। आमिर सोहेल भी कमेंट्री कर रहे थे, वो तो नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में रमीज को खुद सोचना होगा कि इससे उनकी बड़ी बदनामी हो रही है। अच्छा सर, मैं एक गैर मकबूल सा सवाल आपसे अब करने जा रहा हूँ। अब पाकिस्तान इंग्लैंड से जीत गया है, स्पिनर्स के नतीजे में आप जीते हैं, दो इसमें सवालात उठ रहे हैं। गैर मकबूल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं लगता जा रहा है कि जब आप जीते और आप जीत के ऊपर तनकीद शुरू कर दें।
सर ये स्पिनर्स के जरिए इस तरीके से पिच बना के जीतना, ये स्पिरिट ऑफ गेम के लिए बिल्कुल ठीक है? एक इसका भी जवाब दीजिएगा। दूसरा सर, पाकिस्तान तो पेसर्स के हवाले से पहचाना जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि वसीम, वकार, शुएब अख्तर, ये तीनों एक साथ भी टीम में खेले और उसके बाद अजहर महमूद और फिर रजाक आया करते थे। 99 के वर्ल्ड कप के आसपास का सारा हमें दौर याद है। तो सर पाकिस्तान में पेसर्स अब उस क्वालिटी के नहीं आ रहे, क्या हम अब मजबूर हो गए हैं कि हम स्पिनर्स की पिचें बनाएं और इस तरीके से टीमों को घेर घार के जीतें? क्या ये मेरिट है? नहीं, देखिए हर टीम का डिस्क्रिप्शन होता है, होम एडवांटेज फायदा लेती है। भारत ने भी स्पिन ट्रैक बनाया ना, बेंगलोर में भी और पुणे में भी। खुद आप अपने दाम में सैयाद आ गया, भारतीय टीम जो है हार गई। देखिए 3 स्पिनर उन्होंने भी खिलाए, उन्होंने रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया। बांग्लादेश ने भी जो अभी टेस्ट मैच हुआ साउथ अफ्रीका से, उन्होंने भी 3 स्पिनर्स खिलाए, तेजुल इस्लाम, नईम हसन, मेहदी हसन मिराज। तो हर टीम का हक होता है। पाकिस्तान ने जो पिच बनाई है, आप सही कह रहे हैं, स्पिन ट्रैक पे हम यहां तो जीत गए, लेकिन जो बाहर के ममालिक हैं, जहां पर हमें ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में खेलना है, वहां पिचेस स्पिनर्स के लिए कंड्यूसिव नहीं होंगी। और पेसर्स की आपने बात की, हम अपने पेसर्स का ख्याल ही नहीं रख रहे। एहसानुल्लाह एक आया था फास्ट बॉलर, उसको इंजरी हो गई, उसको भेज दिया गया वापस उसके घर सवार। इसी तरीके से मोहम्मद हसनैन काफी अरसे तक इंजर्ड रहे, खुर्रम शहजाद इंजर्ड हो गए, नसीम शाह और शाहीन आफरीदी की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क। और हारिस रऊफ तो रन मशीन साबित हुए सर, वो भी तो बताए ना। हारिस रऊफ जो है वो रन दे रहे। तो हमारे प्रॉब्लम तो है फास्ट बॉलर्स का। ग्रूमिंग होनी चाहिए ना। क्रिकेट बोर्ड अगर इन पर तवज्जो दे, ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी सफेद हाथी, ये किस दर्द की दवा है? वहां क्यों नहीं प्लेयर्स को रखकर उन पर तवज्जो दी जाती? वहां तो नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन वाली बात होती है और फिर काम चल जाता है। तो मेरे ख्याल में सोचना चाहिए क्रिकेट बोर्ड। अच्छा सर, अब थोड़ा सा हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। इंग्लैंड से हमने सीरीज जीती है, तो क्या ये हिकमत अमली या टीम की सिलेक्शन ये आगे भी काम आएगी जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या किसी और मुल्क के साथ हमारी सीरीज होगी जो पाकिस्तान में नहीं होगी? देखिए ये होम सीरीज में काम आएगी। होम सीरीज में टीम अपनी एडवांटेज के मुताबिक पिचेस बनाती है। पहले हमने तजुर्बा कर लिया, 4 पेसर्स खिलाए थे बांग्लादेश के खिलाफ, क्या हुआ? हम हार गए। तो ये तो हमारा डिस्क्रिप्शन है। हर मुल्क अपनी, अब इंग्लैंड आपके लिए स्पिन विकेटें थोड़ी बनाएगा या साउथ अफ्रीका, वो अपनी मर्जी की विकेटें बनाएगा। तो मेरे ख्याल में अब इनको स्ट्रेटेजी वहां जाकर चेंज करनी होगी। फास्ट बॉलर इनको अच्छे लेकर जाने होंगे, क्योंकि स्पिनर, और मुझे लगता है इस डीओ में से साजिद खान या नुमान अली में से कोई एक ही स्पिनर खेलेगा वहां साउथ अफ्रीका में। 2 टेस्ट मैचेस हैं। या इंग्लैंड अगर आप जाएं, या आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, न्यूजीलैंड जाएं, वेस्ट इंडीज जाएं, तो वहां पर आप स्पिनर एक आधी डालते हैं, 3-3 स्पिनर्स के साथ नहीं जाते। अपने मुल्क में आप ये तजुर्बात कर सकते हैं, लेकिन बाहर के मुल्क में बड़ा मुश्किल है। अच्छा सर, हमने जिस तरीके से बाबर आजम को बिठाया है, जिम्बाब्वे के लिए भी नहीं लेके जा रहे, अभी होम सीरीज के अंदर जो टेस्ट सीरीज थी उसमें बिठाया है, तो क्या इस लेवल के किसी खिलाड़ी के साथ ये रवैया दुरुस्त है? इससे बाबर सीखेंगे या इससे बाबर का और मोरल डाउन होगा, उनका जो है वो कॉन्फिडेंस शेक होगा? मेरे ख्याल में ये उनको मैसेज दिया जा रहा है बाबर आजम को कि वो अपने आप को क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा ताकतवर समझने लग गए थे। वो खुद तो नहीं समझते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, शाह से ज्यादा शाह के वफादार। उनके इर्द गिर्द के जो लोग थे, उन्होंने उनको इतना पंप किया कि वो आसमान पर जा पहुंचे, और फिर उन्होंने अपने दोस्तों यारों को भी नवाजना शुरू कर दिया। अब आप देखें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में बाबर आजम के कई दोस्तों के नाम नहीं है, फहीम अशरफ का नाम नहीं है, हसन अली का नाम नहीं है, मोहम्मद नवाज का नाम नहीं है, शादाब खान का नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन वो पाकिस्तान की किसी टीम में शामिल नहीं है। इवन जिम्बाब्वे के लिए भी उनको शामिल नहीं किया गया। तो बहुत सारी चीजें बाबर आजम को परफॉर्म करना पड़ेगा। दुनिया में होता है, प्लेयर जो है वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड उन्हें जो है कॉन्फिडेंस देता है। यहाँ पर मामलात ही उल्टे थे। सर ये क्यों स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं बाबर आजम बेग साहब? मेरे ख्याल में वो जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। खुद एतमादी इंसान को ले डूबती है। खुद एतमादी की वजह से वो ये सब कर रहे थे। फिर एट द बैक ऑफ द माइंड उनके बैक स्टेज पर बहुत सारी चीजें चल रही थी। कप्तानी से हटा दिया गया, उनका फोकस नहीं रहा, बहुत सारी चीजें। तो मेरे ख्याल में अब उनको वापस आना चाहिए। बड़े खिलाड़ी हैं, 2015 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। जिस तरह उन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए कारनामे सर अंजाम दिए, उनको दूध में से मक्खी की तरह नहीं निकाल फेंकना चाहिए। बाद लोगों की राय है कि जनाब हमने बाबर को नहीं खिलाया, हम जीत गए, आइंदा भी ना खिलाया, ऐसा गलत है। बाबर हमारा एक सरमाया है, उन पर इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 9 साल से। तो मेरे ख्याल में उनको रखना चाहिए, और शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को भी अपनी फिटनेस पर तवज्जो देनी चाहिए। वो भी पाकिस्तान का सरमाया है, और अगर वो फिट होते हैं तो पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं। अच्छा सर, अब रेड बॉल में हो गए शान मसूद, व्हाइट बॉल में एक तरफ हो गए रिजवान और दूसरे हो गए सलमान अली आगा। अब ये जो बिग ट्राइका बनेगा,
पहले सिर्फ बाबर आजम थे, हालांकि दुनिया में ऐसा होता है कि अलग अलग कैप्टन होते हैं, तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कैसा साबित होगा? क्या आप इसको फोरकास्ट कर रहे हैं जो ट्रैका बन जाएगा कैप्टनसी का? देखिए, रिजवान के लिए तो बाद लोगों की रिजर्वेशन थी। मुझे पीसीबी के जो सिलेक्शन कमेटी के जराये से पता चला है, उनके लिए तो रिजर्वेशन है कि वो एक लॉबी को फरोग देते हैं अपने दोस्तों को, जिस तरह बाबर कर रहे थे इस तरह रिजवान भी करते हैं। लेकिन अब इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव चॉइस नहीं है वनडे के लिए कि वनडे का कौन कप्तान होगा। एक नजर इनकी थी कि शान मसूद भी कप्तान हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शान मसूद का चूंकि चारों टीमों में नाम ही नहीं है, तो इसलिए शान मसूद को टेस्ट तक महदूद करेंगे। तो बाबर आजम का जो आप मामला कह रहे हैं ना, कि उनको अब सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से, और ये कप्तानों की तब्दीलियां जो है ना, ये टीम की कारकर्दगी पर फवाद आप देखिएगा बहुत असरअंदाज होंगी। सर थैंक यू वेरी मच। मिर्जा इकबाल बेग साहब मेरे साथ मौजूद थे, क्रिकेट पे बात हो रही थी। नाज़रीन आज के लिए इतनी ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।